हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि सदगुरु जी की जो ईशा फाउंडेशन है, ये हर वर्ष जब भी महाशिवरात्रि आती है एक बहुत जबरदस्त, बहुत ही प्यारा, खूबसूरत एक जो उत्सव है उसका आयोजन करती है। हर बार की तरह ऐसा होता है और इस बार भी यही होने वाला है। अगले दिन ही, एक दिन बाद ही हमारा जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये सेलिब्रेट होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के अंदर ये जो ईशा फाउंडेशन है सदगुरु जी का, शिवरात्रि के अवसर पर जो उत्सव होता है इस समय पर बहुत बड़ी एक भीड़ यहाँ पर इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए आती है। बहुत ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो उत्सव होता है बहुत शानदार तरीके का। एक लाइटिंग जो पूरा फंक्शन है, लाइटिंग्स होती हैं और म्यूजिक होता है, मतलब प्रॉपर एक पूरी तरह से एक जो उत्सव होता है। लेकिन अभी ये उत्सव कुछ दिन पहले से विवादों में आ गया। क्या था पूरा मामला? दरअसल पूरा मामला था कि ये जो उत्सव होता है इस उत्सव को कुछ लोगों ने चैलेंज किया था मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। जब ये पूरा मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा, इसकी सुनवाई हुई, इसमें कुछ जजों ने फैसले दिए, कुछ तर्क दिए गए, कुछ आधारों पर कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है। हालांकि ये देखेंगे कि इस टाइम पर अगर हम भीड़ के बारे में बात करें तो महाकुंभ में जो सारी स्टैंपेड भगदड़ की घटनाएं हुई वो सारे केस अलग थे एक तरीके से, और यहां पर जो कुछ तर्क डाले गए, जो याचिका जिन आधारों पर डाली गई वो सारी चीजें एकदम डिफरेंट थी। किन आधारों पर इस पूरे उत्सव को चैलेंज किया, क्यों जिन लोगों ने इस याचिका को डाला था कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं वो चाहते थे कि ये उत्सव मनाया जाए? क्योंकि उस याचिका में ये मांग करी गई थी कि जो महाशिवरात्रि के अवसर पर ये जो उत्सव होता है इस उत्सव पर रोक लगाई जाए, ये उत्सव नहीं होना चाहिए। उन आधारों के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों उनको रोक लगाने की डिमांड करी गई थी, कोर्ट ने उस बारे में अपना फैसला क्या दिया, और जो सदगुरु जी का ईसा फाउंडेशन है उस ईसा फाउंडेशन का इस सारे मामले पर क्या स्टैंड था, उन्होंने कोर्ट के अंदर क्या जवाब दिया, उन सभी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सारे पूरे के पूरे मामले को डिटेल से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी के सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो ऑफर है इसको लाइव कर दिया है। इसमें आप साथ ही साथ जो हमारे सभी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को आप 15 महीने के लिए 23,499 में आप अवेल कर सकते हैं और 18 महीने के लिए 24,999 में अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जो ऑफर है केवल कल तक के लिए लिमिटेड है। इसमें आपको जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सारी जो सुविधाएं हैं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। सीसेट के लिए मधुकर कोटावे सर का जो रिकॉर्डेड बैच है ये अवेलेबल है। हमारे बैचेस के बारे में जानकारी करें तो हमारा जो प्रारंभ हिंदी का बैच है ये लाइव हो चुका है। आगाज बैच है 26 तारीख से शुरू हो रहा है, आरंभ बैच 27 तारीख से, और जो हमारा इग्नाइट इंग्लिश का बैच है 28 तारीख से शुरू हो रहा है। शुभ 50, दिस इज माई कोड। ये कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरे मामले को। क्या था पूरा मामला? तो दरअसल मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को 24 फरवरी 2025 को एक रिट याचिका मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर जो है वो दायर करी गई थी। इस याचिका में मांग क्या करी गई थी? तो इस याचिका में दरअसल मांग करी गई थी कि जो कोयंबटूर जिले के वेलियांगरी पहाड़ियां हैं, यहां पर जो ईशा योग केंद्र है 26 और 27 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि में एक जो महाशिवरात्रि उत्सव आयोजित होने वाला है, और इसी उत्सव को रोकने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए इस याचिका को दायर करा गया था कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट का क्या स्टैंड था, ये आधारों के बारे में बात करेंगे कि किन आधारों पर ये जो डिमांड है वो डिमांड करी गई थी। तो यहां पर न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम, आर के राजशेखर की जो खंडपीठ थी उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। क्यों खारिज करा? क्योंकि जो तमिलनाडु प्रदूषण बोर्ड है ये दरअसल इसने ये बताया था, दरअसल पूरा मामला ये था कि यहां पर ये आरोप लगाए गए थे कि जो एक तो नॉइस पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है वो, प्लस बड़ी मात्रा में जो लोग आते हैं तो उनका जो सीवेज ट्रीटमेंट है या फिर जो अपशिष्ट होता है उसके निपटाने की जो व्यवस्था वो ईशा फाउंडेशन की तरफ से नहीं करी जाती। इसमें तर्क वितर्क हुए, कुछ और भी मामले हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ये खारिज कर दिया गया था। इसमें दरअसल जो तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है यहां पर बताया कि ईशा फाउंडेशन ने 2024 को जो महाशिवरात्रि उत्सव हुआ था वहां पर 60,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की थी, और सभी प्रदूषण मानकों का यहां पर इनके द्वारा जो पालन है वो पालन इनके द्वारा यहां पर करा गया था। यहां पर आगे अगर हम देखें तो न्यायाधीशों ने अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन की इस दलील को भी जो है दर्ज करा था कि तमिलनाडु जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे। इन्होंने इस दलील को भी दर्ज किया कि अधिकारी इस वर्ष भी पर्यावरणीय ध्वनि स्तर की निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि 75 डेसिबल की अनुमेय सीमा के भीतर रहना चाहिए। यहां पर ये चीज, यानी कि सिंपल सी बात यहां पर ये बोली गई थी कि यहां पर जो ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर जो फाउंडेशन था, ईसा फाउंडेशन की ओर से भी कुछ जो चीजें हैं वो बताई गई थी, उनके बारे में जानेंगे।
2025 में महाशिवरात्रि उत्सव के लिए योग केंद्र को यह सलाह दी गई थी कि भाई वहां पर जो भीड़ आती है, बहुत ज्यादा जो अतिरिक्त भीड़ आती है, उनके लिए अस्थायी शौचालय स्थापित किए जाएं और साथ ही साथ टैंकों के माध्यम से ये जो सीवेज है इसको कोयंबटूर नगर निगम का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी मात्रा में भीड़ आती है तो जो अपशिष्ट निपटान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए एक लॉग बुक है वो बनाए रखने के निर्देश भी यहां पर दिए गए थे। हालांकि यहां पर जो याचिकाकर्ता है उनके मानना क्या था या फिर उनकी दलील क्या थी, तो याचिकाकर्ता एसटी शिवगणमन जो कि पड़ोसी भूमि के मालिक हैं उनके द्वारा दावा किया गया था। 2024 का जब उत्सव हुआ था तब भी उनके द्वारा इस याचिका को दिया गया था। उनका आरोप था कि 2024 का जो महाशिवरात्रि उत्सव है उसमें 7 लाख लोग उत्सव जो है एकत्र हुए थे, जबकि ईशा फाउंडेशन ने ये बताया था कि सिर्फ केवल 60, यहां पर ये बता रहे हैं कि 7 लाख लोग आए थे इसमें हिस्सा लेने के लिए। लेकिन यहां पर तमिलनाडु जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसने ये कहा था कि ईशा फाउंडेशन के एक ट्वीट के अनुसार पिछले वर्ष केवल 60,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था करी गई थी। तो ये भी एक तरह से कहेंगे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है या फिर जो जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनका प्रबंधन करना, ये भी यहाँ पर, क्योंकि ये हम पर बता रहे हैं जो पड़ोसी थे जिन्होंने इस याचिका को दायर करा था वो उसमें शामिल थे, वो 7 लाख लोगों के आने के बारे में बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पर बता रहे हैं कि ईसा फाउंडेशन खुद कह रहा है कि 60,000 लोग ही आए हैं। तो एक जो बड़ा गैप है, नंबर्स में बड़ा गैप है, उसके बीच में हमें गैप देखने को, डिफरेंस देखने को मिलता है। यहां पर हम बात करें तो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति 12 लीटर सीवेज के अनुमान के आधार पर 60,000 लोगों द्वारा उत्पन्न कुल सीवेज 720 किलो लीटर ये इतना बनेगा। लेकिन कोयंबटूर नगर निगम के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है उसमें आसानी से इसको निपटाया जा सकता है, ये उनके द्वारा बोला गया है वहां पे। साथ ही ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल क्षमता है वो 70 mld है, लेकिन वर्तमान में ये केवल 30 mld का ही उपचार यहां पर कर रहा है। तो जितने लोग आ रहे हैं उनके जो अपशिष्ट निपटान है उसको लेके एक जो चैलेंज है वो चैलेंज करा गया था, कितनी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के संबंध में सारी जो चुनौतियां वो चुनौतियां दायर करी गई थी। साथ ही जो आ रहा था दूसरा जो चैलेंज आ रहा था वो नॉइस पॉल्यूशन को लेके आ रहा था, कि वहां पर जो फंक्शन होता है, वहां पर जो उत्सव होता है उसको लेके जो नॉइस पॉल्यूशन जैसी चीजें हैं, ध्वनि प्रदूषण जैसी चीजें वो होती हैं। लेकिन इसके मामले में जो सदगुरु जी की ईसा फाउंडेशन है उसके द्वारा जो तर्क है वो तर्क प्रस्तुत करे गए कोर्ट के अंदर। ध्वनि प्रदूषण के आरोपों के संबंध में जो तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोयंबटूर के एडवांस एनवायरमेंट लेबोरेटरी ने 2024 का जो महाशिवरात्रि उत्सव था उसके दौरान योग केंद्र के आसपास 5 अलग अलग स्थानों, जिसमें जो पड़ोसी याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका दायर करी थी वो भी शामिल थे, वहां पर पर्यावरणीय ध्वनि स्तर सर्वेक्षण किया था, वहां पर ये जांच करी थी, वहां पर उन्होंने देखा था कि क्या नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, जिस आधार पर वहां पर जो पूरा उत्सव है वो उत्सव मनाया जाता है। तो जब ये सर्वे वहां पर करा गया तो इस सर्वे के माध्यम से पता चला कि ध्वनि स्तर 75 डेसिबल यही की जो अनुमेय सीमा है इसी के अंदर था। यानी कि जितना प्रदूषण, जितनी की जो मात्रा होती है, अभी किस स्थान पर, रेजिडेंस पर, औद्योगिक स्थानों पर, कमर्शियल पर कितना होती है वो भी आपको एक सीमा है वो अंत तक बताऊंगा, लेकिन जो 75 डेसिबल की अनुमेय सीमा होती है इसी के अनियोजित क्षेत्रों के लिए जो मानक माना जाता है, ईसा फाउंडेशन के द्वारा जो उत्सव करा गया था वो इसी सीमा के अंदर जो ध्वनि का लेवल था वो ध्वनि का स्तर था। बोर्ड ने यह भी कहा कि इसी तरह का सर्वेक्षण इस साल का जो महाशिवरात्रि उत्सव है इसके दौरान भी किया जाएगा, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं आएगी, जो मानक है उन मानकों के अनुरूप ही हमारा जो उत्सव होगा उस उत्सव का संचालन होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ध्वनि स्तर अनुमेय सीमा के भीतर ही रहे। तो जो बोर्ड है उस बोर्ड के द्वारा यह भी बताया गया। अब ईशा फाउंडेशन के द्वारा यह भी बताया गया कि जो ध्वनि का ज्यादा होने का जो आरोप लगा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं। तो दरअसल उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता उनकी ओर से जो सतीश पारासम थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो आयोजक कॉर्न स्पीकर्स का उपयोग नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर्स होते हैं, या फिर कॉर्न स्पीकर यानी कि जो ज्यादा ध्वनि का प्रदूषण, बाहर की ओर जो ध्वनि का प्रदूषण ज्यादा करते हैं, उनमें ध्वनि सीमक यानी कि जो नॉइस लिमिटर्स होते हैं, यानी कि ध्वनि सीमक होते हैं, उन ध्वनि सीमकों का यूज किया जाता है ताकि ध्वनि स्तर अनुमेय सीमा के भीतर रहे। तो ये यानी कि ये कोशिश करी जाती है कि यानी कि जो परिसर है उसी के अंदर जो ध्वनि का प्रदूषण का जो लेवल है, जो स्तर है, वो स्तर यहां तक बना के रखा जा सके। सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों ने यह कहा कि इस याचिका को स्वीकार करने का कोई भी कारण नहीं है, खासकर जब याचिकाकर्ता शिव गणानम द्वारा 2024 महाशिवरात्रि उत्सव से पहले दायर एक समान याचिका पहले से ही लंबित है, यानी कि महोदय ने 2024 के समय पर भी ऐसी एक याचिका है वो दायर करी गई थी। तो इनको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, जैसा इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर जो मांग करी जा रही है कि उत्सव को रोक दिया जाए, उस चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया गया।
यहाँ पर अदालत ने यह भी कहा कि निस्संदेह कानून का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आरोप ये भी लगाया गया था कि भाई रात को जो 12:30 बजे के बाद में कोई जो लाउड म्यूजिक है वो लाउड म्यूजिक नहीं चलेगा, तो उसका उल्लंघन यहाँ पर होता है। ऐसे भी आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। तो सार्वजनिक हित सर्वोपरि है, ये कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट वो सबसे प्रायर है। इसके साथ साथ जो जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण, सभी स्तर पर जो प्रदूषण है, इन पर नियंत्रण रखना जीवन के अधिकार का एक अभिन्न भाग है। क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और इस राइट टू लाइफ के अंदर ये सभी सारी चीजें जो प्रदूषण जो है सारे के सारे जल, वायु, ध्वनि सभी प्रदूषण इसके अंदर समाहित होते हैं। ये एक अभिन्न अंग है आर्टिकल 21 का, और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो यहाँ पर जब क्योंकि ये किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है कोर्ट के द्वारा ये जो पूरी प्ली थी, पूरी याचिका थी, इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि ईसा फाउंडेशन ने 2024 के उत्सव के दौरान सभी प्रदूषण मानकों का पालन किया था, तब भी किया था और इस बार भी करने वाले हैं। तो फिर केवल आशंकाओं के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि आशंका है इस आधार पर कि जो पॉल्यूशन है, अपशिष्ट है, इसका उपचार नहीं किया जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन पर लिमिटेड नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ आशंकाओं के आधार पर इतने पूरे बड़े उत्सव को आप रोक दें, उस पर कोई भी ऐसा रोक लगा दें, तो अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, ये कहते हुए खंडपीठ ने इस पूरी की पूरी याचिका को खारिज कर दिया था। और आप लोग जानते हैं कि ये जो पूरा उत्सव है बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से बड़े स्तर पर आयोजित होता है ईसा फाउंडेशन के अंदर। अब जो हम ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे थे कि इसकी सीमा किस जगह पर कितनी होनी चाहिए, उस सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी एरिया, यहाँ पर लिमिट्स दिन की और यहाँ पर लिमिट्स नाइट की, कि रात में कितना स्तर होना चाहिए, दिन में कितना स्तर होना चाहिए, वो एरिया वाइज दिया गया है, कोड वाइज दिया गया है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको ए कोड दिया गया है यहाँ पर, और दिन में उनकी लिमिट होनी चाहिए 75 डेसिबल, और यहाँ पर रात में होनी चाहिए 70 डेसिबल, क्योंकि रात में कंपैरेटिवली शांति की ज्यादा आवश्यकता होती है, शांत होता है माहौल, तो नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होता है। कमर्शियल जो एरियाज होते हैं 65 डेसिबल इन डे यानी कि दिन में, और 55 डेसिबल रात में, इतना होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में 55 होना चाहिए यानी कि जो निवासी क्षेत्र है, और 45 होना चाहिए रात के अंदर, ताकि शांति हो, कोई भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो, नॉइज पोल्यूशन ना हो। साइलेंस जो जोन है, साइलेंस जोन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल रहा, उसके आसपास का क्षेत्र रहा, स्कूल्स रहे उनके आसपास के, या फिर सेंसिटिव एरियाज रहे उनके आसपास, दिन में 50 डेसिबल का जो शोर है, जो नॉइस है, इतना होना चाहिए, और रात के अंदर 40 डेसिबल। तो ये मानक है। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में इन मानकों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेरियस एग्जामिनेशंस में, स्टेट पीसीएस एग्जाम रहे, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम रहे, उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितना डेसिबल है वो होना चाहिए। बहुत बार रिपीटेड मोड पर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स किक इट।